नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 सितंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पंजाब के 1300 से अधिक गाँव में बाढ़, हिमाचल प्रदेश को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया, तो वहीं हरियाणा में 2.5 लाख एकड़ में फसलों को हुआ नुकसान। कैथल में सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा बाढ़ को लेकर निकासी के लिए नहीं किए गए प्रबंध, प्रदेश में लाखों एकड़ फसल जलमग्न हुई। हरियाणा में पहली बार चलेगा सूदखोरों के खिलाफ अभियान, हाई लेवल मीटिंग में हुआ फैसला। हरियाणा में सभी फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, बारिश के चलते 5 सितंबर तक के लिए आदेश हुए जारी। हरियाणा CET अभ्यर्थी तैयार कर लें अपने दस्तावेज, खुलने जा रहा है करेक्शन पोर्टल। धान कटाई से पहले हर कंबाइन में लगेगा सुपर SMS। हरियाणा में बिना इस सिस्टम के नहीं चलेगा हार्वेस्टर, उल्लंघन करने पर होगा जब्त। गुरुग्राम में झमाझम बारिश से भीषण जाम, प्रमुख रास्तों और निचले इलाकों में भरा पानी। नौकरी में रहने के लिए टीचरों को टेट क्वालिफाई जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या फिर रिटायरमेंट लें। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में लागू हुआ OD1 फॉर्मूला, हरियाणा की टेक्सटाइल नगरी कहे जाने वाले पानीपत से हुई शुरुआत। उचाना विधानसभा याचिका मामले में 3 तारीख को फिर होगी सुनवाई। देवेंद्र अत्री ने लगाए 10 ऑब्जेक्शन, तो ब्रजेंद्र ने 2 लगाए थे। जज ने कहा सबसे ऊपर रहेगा केस। अफगानिस्तान में भूकंप से 800 मौतें हुई, 2800 घायल। आधी रात को 6 तीव्रता का भूकंप आया, सोते हुए लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला। और चीन में पाकिस्तानी PM के सामने पहलगाम हमले की निंदा हुई। SCO मेंबर बोले आतंकियों को सजा देना जरूरी। पुतिन और मोदी की कार में 45 मिनट सीक्रेट बातचीत हुई। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने हरियाणा में मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 40,000 किसानों की 2.5 लाख एकड़ फसल का नुकसान हो चुका है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं सोमवार को बारिश की वजह से यमुनानगर में सोम नदी उफान पर आ गई। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, इससे यमुना का पानी बढ़ा हुआ है। हालात को देखते हुए यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सिरसा में घग्गर भी उफान पर है और डेंजर लेवल के करीब चल रहा है, जिसे देखते हुए तटबंधों पर ठीकरी पहरा लगाकर नजर लगातार रखी जा रही है। हिसार में भाखड़ा से निकलती बासड़ा नहर समेत 7 नहरें टूट गई, जिससे पानी खेतों में चला गया। करनाल में यमुना ओवरफ्लो हो गई है, वहीं पानी आसपास के खेतों में घुस गया है। सोनीपत में यमुना को लेकर दिल्ली बॉर्डर तक 30 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद में भी यमुना को लेकर अलर्ट है, क्योंकि यहाँ सुबह तक पानी पहुंच सकता है। हालात बिगड़ते देख पंचकुला में मोरनी, पिंजौर, रायपुर रानी और बरवाला में स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में DC विश्राम मीणा ने पटवारी और ग्राम सचिव को 24 घंटे अपने अपने गांव में ही रहकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर स्कूलों की छुट्टी की जाएगी। वहीं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे। अंबाला में जहां जहां रुक रुक कर बरसात हो रही है, वहीं पहाड़ों पर मूसलाधार बरसात से अंबाला से गुजरने वाली मारकंडा, बेगना व रूण नदियां लगातार उफान पर चल रही हैं। अब की बार मानसून की बरसात में हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे NCR का 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के अब उल्टे दिन लग चुके हैं। 17 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जाते हुए मानसून फिर से भिगो कर जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक इसी प्रकार का बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 1 सितंबर को अच्छी बरसात के बाद अब 2 और 3 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा में आज यानी 2 सितंबर को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जींद के कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। बाकी बचे सभी जिलों में अधिकांश क्षेत्र में बारिश की संभावना है। वहीं कल की बात करें यानी 3 सितंबर को, तो मानसून के कमजोर पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है, जिससे बारिश में कमी देखने को मिलेगी। इस दिन किसी भी जिले में अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में भारी बारिश और नदियों के उफान के मामले पर सरकार को घेरा है। सुरजेवाला ने कहा कि इस स्थिति में प्रदेश को तबाही के मंजर पर खड़ा कर दिया है। यमुना, घग्गर और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो चुकी है, फसलें तबाह हो गई हैं, तो वहीं कई लोगों की जान चली गई है। सुरजेवाला ने प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार पर बाढ़ प्रबंधन में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। कैथल में जारी बयान में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यमुना, घग्गर और टांकरी नदियों के
तूफान ने अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, हिसार और जींद जैसे जिलों में भयावह स्थिति पैदा कर दी है। करीब 3 लाख एकड़ में फैली धान, गन्ना और अन्य फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। सैकड़ों गांव टापू बन गए हैं, हजारों लोग बेघर हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। उसके साथ साथ कई मवेशी पानी में बह गए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि जिस तरह मोदी सरकार ने पंजाब को बाढ़ के समय अकेला छोड़ दिया, वही रवैया हरियाणा के साथ अपनाया जा रहा है। सुरजेवाला ने मांग की है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को तुरंत 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों के लिए राहत शिविरों में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। केंद्र सरकार हरियाणा के लिए विशेष बाढ़ राहत पैकेज की भी घोषणा करे। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मधुबन में आयोजित 2 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग में प्रदेश भर के सीनियर ऑफिसर के साथ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा और जनसेवा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि पुलिसिंग का मूल उद्देश्य जनता को न्याय संगत, पारदर्शी और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाना है। मीटिंग में डीजीपी ने फील्ड से मिले फीडबैक के बाद फैसला लिया कि पुलिस आने वाले 15 दिनों तक सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसको लेकर उन्होंने जिलों के पुलिस अधिकारियों को प्लानिंग कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान ऐसे सभी अत्याचारी सूदखोरों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वे लोग हैं जो जरूरतमंदों को ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर और ब्याज वसूले के नाम पर शोषण, धमकी और दबाव डालते हैं। ये लोग गरीब और असहाय लोगों की संपत्ति तक हड़प लेते हैं। डीजीपी ने मीटिंग में कहा कि यह न केवल समाज की आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, बल्कि मानव गरिमा पर भी गंभीर आघात है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे सूदखोरों की अवैध कमाई और संपत्ति को भी नियमानुसार अटैच किया जाए और अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को जनहित साथ जोड़ने के लिए लोगों को जागरूक करें ताकि कोई भी आम नागरिक ऐसे सूदखोरों के जाल में न फंसे। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने धान की कटाई के मौसम से पहले सभी कंबाइन हार्वेस्टरों में सुपर स्ट्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सुपर एसएमएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना इस सिस्टम के किसी भी हार्वेस्टर को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई उल्लंघन करता पाया गया तो मशीन को पूरे मौसम के लिए जब्त कर लिया जाएगा। कृषि विभाग के निदेशक ने एक पत्र में सभी उपायुक्तों, कृषि उपनिदेशकों यानी डीडीए और सहायक कृषि अभियंताओं को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में हार्वेस्टर मालिकों को कटाई शुरू होने से पहले यह सिस्टम लगाने का निर्देश जारी किया है। किसानों से भी कहा गया है कि वे अपने खेतों की कटाई केवल एसएमएस युक्त मशीनों से ही करें। अगर कोई कंबाइन हार्वेस्टर बिना इस सिस्टम के चलता हुआ पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। संचालकों को कटाई शुरू करने से पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी HSPCB के निर्देशों का पालन करते हुए ये कदम उठाया गया है। सुपर एसएमएस धान की पराली को जड़ से काटकर खेत में समान रूप से फैला देता है, जिससे कि पराली को जलाए बिना सीधे गेहूं की बुआई की जा सकती है। इससे न केवल वायु प्रदूषण कम होता है बल्कि जैविक पदार्थों से मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। जींद जिले के उचाना विधानसभा चुनाव 2024 के रिजेक्ट वोटों के रिकाउंटिंग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री और कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह पेश हुए। देवेंद्र अत्री के वकील की तरफ से 10 ऑब्जेक्शन लगाए गए, जबकि ब्रजेंद्र सिंह की तरफ से 2 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। इन सभी पॉइंटों पर 3 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी। सभी ऑब्जेक्शन हटने के बाद फैसला आ सकता है। ब्रजेंद्र सिंह की माता और उचाना से पूर्व विधायक प्रेमलता ने बताया कि सोमवार को भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की तरफ से 10 ऑब्जेक्शन लगाए गए। इनमें से एक ये है कि ब्रजेंद्र सिंह संशोधित याचिका देने के लिए खुद नहीं आए। दूसरा ये है कि ब्रजेंद्र सिंह के अलावा किसी भी दूसरे प्रत्याशियों ने यह ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया। इसके अलावा भी 8 और ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन सुनने के बाद जज द्वारा 3 सितंबर को फिर से सुनवाई और इन ऑब्जेक्शन पर बहस का समय दे दिया है। पूर्व विधायक प्रेमलता के अनुसार जज ने यह भी कहा है कि यह केस सबसे ऊपर रहेगा। दिन में चाहे कितने भी केस हो, सबसे पहले इस पर सुनवाई होगी। कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह ने याचिका में कहा कि उचाना विधानसभा में जीत हार का अंतर मात्र 32 वोटों का था और रिजेक्ट हुए वोटों की संख्या 215 के करीब है, इसलिए रिजेक्ट वोटों की दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब हैं। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। भाखड़ा डैम में फ्लड गेट 4-4 फीट तक खोल दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में रविवार से तेज बारिश हो रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित कुल मिलाकर 5
5 नेशनल हाईवे और तकरीबन 800 सड़कें बंद पड़ी हैं। कुल्लू समेत 10 जिलों में सोमवार को स्कूल कॉलेज बंद हैं। हरियाणा के 6 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 2.5 लाख एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 40,000 किसान प्रभावित हुए हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गुरुग्राम में लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन ने सभी कॉर्पोरेट ऑफिस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने और सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास लगाने का आदेश जारी कर दिया है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के लिए करेक्शन पोर्टल इस हफ्ते खुलने वाला है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को कहा था कि 1 से 2 दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इसमें थोड़ी देरी हुई है, लेकिन हरियाणा SSC द्वारा जल्द ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। बता दें कि सीईटी 2025 एग्जाम 26 और 27 जुलाई को आयोजित हुआ था, जिसमें 12 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था। हरियाणा SSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 8 अगस्त को वादा किया था कि सभी परीक्षार्थी अपने सभी जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र तैयार रखें, क्योंकि ग्रुप सी के लिए करेक्शन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। आयोग के सूत्रों की माने तो 10 सितंबर से पहले इस पोर्टल को खोलने की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। ये पोर्टल अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वो अपने फॉर्म में हुई नाम, एड्रेस व अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसी गलतियों को सुधार सकते हैं। सीईटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से जुड़े मामले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अभ्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस फॉर्मूले की वजह से कई योग्य उम्मीदवारों का परिणाम प्रभावित हो सकता है। इस मामले पर आज यानी 2 सितंबर को सुनवाई होनी है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ डिपो की ओर से महेंद्रगढ़ रूट पर एसी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। इस बस के संचालन का गुरुग्राम, रेवाड़ी, कनीना और महेंद्रगढ़ के यात्रियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। उनका सफर आरामदायक व सुविधाजनक हो जाएगा। इस रूट पर पहली बार एसी बस सेवा संचालित की गई है। ड्यूटी इंचार्ज नरेंद्र राणा ने बताया कि महेंद्रगढ़ के लिए अब यात्रियों के पास एक नॉन एसी बस और दूसरी पूरी तरह से एसी बस यानी कि 2 ऑप्शन हो गए हैं। सुबह 11:43 पर सामान्य बस रवाना होती है और दोपहर बाद 12:45 से एसी बस सेवा का संचालन रहेगा। इसी तरह महेंद्रगढ़ से वापसी में नॉन एसी बस अगली सुबह 6 बजे रवाना होगी, जबकि एसी बस के चलने का समय सुबह 7:15 बजे रहेगा। उन्होंने बताया कि यह बस 3 घंटे का समय लेते हुए गुरुग्राम, मानेसर और रेवाड़ी होते हुए कनीना के रास्ते महेंद्रगढ़ तक जाएगी। उन्होंने बताया कि एसी बस में बल्लभगढ़ से रेवाड़ी तक 183 रुपए, कनीना तक 246 रुपए और महेंद्रगढ़ तक 278 रुपए प्रति व्यक्ति किराया तय किया गया है। एसी बस में बच्चों या बुजुर्गों को टिकट पर कोई रियायत नहीं मिलेगी, उन्हें पूरा किराया अदा करना होगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की तरफ से जुलाई 2025 सेशन एडमिशन एवं री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। ऐसे में जो विद्यार्थी इग्नू से विभिन्न यूजी, पीजी, फॉरिजन, आईपीओ प्रोग्राम्स के डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, वे अब 15 सितंबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इग्नू से 4 साल के यूजी कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। इग्नू एडमिशन जनवरी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर विजिट करना होगा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने सरकारी आवास को छोड़ दिया है और वे इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के दिल्ली स्थित छतरपुर फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। सोमवार शाम तकरीबन 6 बजे धनखड़ यहाँ शिफ्ट हुए। धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक रहना था, लेकिन उन्होंने पद छोड़कर सबको चौंका दिया। वहीं अब महज 41 दिन के भीतर उन्होंने अपना आवास भी खाली कर दिया है, जबकि नियम के अनुसार उन्हें 15 महीने तक यहाँ रहने की अनुमति थी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि धनखड़ का छतरपुर फार्म हाउस उन्हीं का घर है, वे यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं। चौटाला इस समय दिल्ली से बाहर है, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पूर्व उपराष्ट्रपति सोमवार शाम उनके आवास पर पहुंच गए हैं। धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया था। वे देश के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे जिनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था। दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उन पर पक्षपात के आरोप लगाते हुए महाअभियोग का प्रस्ताव रखा था। हालांकि तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि धनखड़ विपक्षी सांसदों की आवाज को दबाते थे और सिर्फ सत्ता पक्ष के हितों का ध्यान रखते थे। इस विवाद ने उनके पूरे कार्यकाल को प्रभावित किया।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने देश भर के रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर यानी PO समेत कई पदों पर 13,000 से अधिक वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस भरने की आखिरी तारीख 21 सितंबर तय की गई है। प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर 2025 में होगी, तो वहीं मेन एग्जाम दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 में हो सकती है। एज लिमिट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल, ऑफिसर स्केल के लिए 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल और ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल तय की गई है। फीस सामान्य OBC और EWS के लिए 850 रुपए रहेगी, वहीं SC ST और दिव्यांग के लिए 175 रुपए तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 37,442 रुपए प्रति माह दी जाएगी। अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा। लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है। चीन में SCO समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली है। यहां पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा की गई। SCO के घोषणा पत्र में कहा गया कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले जून में हुई रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान SCO के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं किया गया था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी जताई थी, साथ ही इस पर साइन करने से भी इनकार कर दिया था। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन और PM नरेंद्र मोदी एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहुंचे। इस बैठक में पुतिन की आगामी भारत यात्रा पर भी चर्चा की गई। कई रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मीटिंग से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में बैठकर सीक्रेट बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे के आखिरी दिन SCO की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसे आतंकवाद का सबसे बुरा रूप बताया। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। PM ने सवाल उठाया कि कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा रहा है। सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सितंबर में 7 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो कि सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। सितंबर महीने की शुरुआत के पहले दिन 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 51 रुपए 50 पैसे घटकर 1580 रुपए पहुंच गई है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने घोषणा की है कि सोने की तरह ही अब 1 सितंबर से चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग की जाएगी। इस कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना है। हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। 1 सितंबर से चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग स्वैच्छिक होगी। BIS ने चांदी के गहनों के लिए 6 शुद्धता ग्रेड तय किए हैं, जैसे कि 800, 835, 900, 925, 970 और 990। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी IATR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। वहीं जिन टैक्स पेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी है उन्हें अभी भी 30 सितंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करना होगा, क्योंकि इस डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं 1 सितंबर से SBI कार्ड अपने रिवार्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव कर रहा है। कार्ड होल्डर्स को अब डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट्स और कुछ खास मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इंडिया पोस्ट ने 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवाओं को स्पीड पोस्ट के साथ मिला दिया है। अब सभी रजिस्टर्ड मेल स्पीड पोस्ट के जरिए ही डिलीवर होंगे और अलग रजिस्टर्ड पोस्ट की श्रेणी भी खत्म हो जाएगी। वहीं नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी NPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS चुनने की अब आखिरी तारीख 30 सितंबर है। साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF के दाम 1308 रुपए 41 पैसे प्रति किलोलीटर घटाकर 90,713 रुपए 52 पैसे प्रति 1000 लीटर कर दिए हैं। इस बढ़ोतरी का असर सीधा फ्लाइट के किराए पर हो सकता है। ऐसे में आने वाले समय में एयर टिकट सस्ता हो सकता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 555 अंक चढ़कर 80,364 के स्तर पर क्लोज हुए। निफ्टी में भी 198 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 24,635 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 शेयरों में तेजी और 7 में गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा और टाटा मोटर्स समेत कुल मिलाकर 16 शेयरों में 1.15% से लेकर 3.50% तक की तेजी देखने को मिली। सन फार्मा करीब 2% गिरकर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में से 42 में तेजी और 8 नीचे बंद हुए। सोने चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सोना 2105 रुपए बढ़कर 1,04,493 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी की कीमत 5,228 रुपए बढ़कर 1,22,800 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,06,030 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 97,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।